नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। चूंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत कम मात्रा में है, आपके पेपर 1 में केवल और केवल 25 सवाल जीके के आएंगे और उस जीके में भी करंट अफेयर ही शामिल है। इसलिए इंडिया और वर्ल्ड के मैं आपके लिए पिछले 6 महीने का लगातार जो करंट अफेयर है उसका 50 बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया मित्रों। तो इस वीडियो को आप जरूर जरूर देख करके जाना। राजस्थान के करंट अफेयर के 2023 का वीडियो आपके पूरा इस चैनल पर आ चुका है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में डलवा दूंगा, वहां जाकर के आप उसे जरूर देखना। और इसके साथ साथ आपके नवंबर महीने के और दिसंबर महीने के करंट अफेयर के वीडियोस भी आ चुके हैं, आप उन प्रश्नों को भी देख करके जरूर जाना। जनवरी के करंट अफेयर के भी 100 बेहतरीन प्रश्न आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। 2023 के 50 बेहतरीन प्रश्न जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, जिनका इंडिया और वर्ल्ड के साथ साथ पुरस्कार और खेल से संबंधित है, वो भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी 4K पैनल की पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा, यूथ एजुकेशन के नाम से जिसका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा, वहां जाकर के उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इसकी 4K पैनल की पीडीएफ मिल जाएगी। और आप लास्ट टाइम यदि जीएफ एंड आर को रिवाइज करके जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको उस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ इस यूट्यूब के इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई दी गई है और जीएफ एंड आर पूरा आप वहां से फ्री में पढ़ सकते हैं। जहां से भी पढ़ें पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें, पूरी अपनी तन्मयता के साथ पढ़ें, पूरे मनोयोग से पढ़ें। आपको एग्जाम के लास्ट टाइम उसको रिवाइज जरूर करके जाना चाहिए, जहां से भी आपने पहले पढ़े हैं। तो मित्रों, आप सबकी जनता जनार्दन की जय बोल करके आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। वर्ष 2023 के इंडिया एंड वर्ल्ड वर्ष 2023 के मैं आपके लिए 50 प्लस बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं। और एक वीडियो हम बहुत जल्दी पिछले जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं बोर्ड के, उन पर जितने भी करंट अफेयर के सवाल आए हैं उनको लेकर के भी ले आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन कहां पर किया गया? शर्म अल शेख, दुबई, अजरबैजान और ग्लासगो। देखिए मित्रों, COP 28 जो कि आयोजन करवाया जाता है UNFCCC द्वारा, प्रतिवर्ष आयोजित करवाया जाता है और इसका 28वां संस्करण है वो दुबई में आयोजित किया गया। ये इसका राइट आंसर। कहां आयोजित किया गया मित्रों? दुबई में आयोजित किया गया। इसके पहले वाला COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। ये जो शर्म अल शेख है मिस्र इसके शहर है एक, वहां आयोजित किया गया। ये दुबई में आपके COP 28 का आयोजित हुआ। अगला अजरबैजान, नेक्स्ट जो आयोजित होगा वो अजरबैजान में होगा। नेक्स्ट जो मित्रों आयोजित होगा वो COP 29 होगा और वो अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। ग्लासगो में आपके पिछले वाला COP 26 आयोजित किया गया था, ग्लासगो यूके में है। तो ये चारों सीरीज आपको इस हिसाब से देखनी है ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं हो। COP 28 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या लक्ष्य रखेंगे वो हम देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखा हमने कि COP 28 का आयोजन UAE संयुक्त अरब अमीरात दुबई के साथ साथ आपको प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन से देश में आयोजित किया गया। तो आपको कहना है कि UAE में आयोजित हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में आयोजित किया गया COP 28। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये आयोजित किया गया। कब से कब तक? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। और भारत की ओर से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे 2023 तक। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था मित्रों? भारत का प्रतिनिधित्व इसमें नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और 2 टारगेट रखे गए थे। क्या रखा गया था? एक 2030 तक और दूसरा 2035 तक। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इनमें वैश्विक स्तर पर कार्बन के उत्सर्जन की लिमिट को तय करने का भी एक लक्ष्य रखा जाता है। तो कार्बन को वर्ष 2030 तक वर्तमान से 4.3% कम करने। कितना? 4.3% कम करने, इतना इसमें डाउन लाने के लिए। और 2035 तक इसको 6% कम करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कार्बन के उत्सर्जन की जो वैश्विक मात्रा है उसको वर्ष 2030 तक 4.3% कम करना और वर्ष 2035 तक उसे 6% कम करना, ये लक्ष्य रखा गया। दोबारा से देख लो, COP 28 UNFCCC द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार COP 28 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक UAE संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में आयोजित किया गया। पिछला COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। उससे पहले वाला COP 26 ग्लासगो में किया गया। अगला जो COP 29 होगा वो अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न से संबंधित सारे एस्पेक्ट्स आपके कवर हो गए होंगे।
इसको अच्छे से देख लेना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिल सकता है और एक अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने जैसा प्रश्न है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और करंट अफेयर आपके सिलेबस में है, तो ये प्रश्न डेफिनेटली अगले 1 साल तक पूछे जाने योग्य प्रश्न है और यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि सर पत्थर की या बिल्डिंग इमारत को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाया जा सकता है, तो ये ऐसा नहीं है। जैसे कि अपन शूटिंग के लिए जो फिल्म सेट बनाते हैं फिर पैक कर लेते हैं दूसरी जगह जाके बना लेते हैं, वैसा ही एक हॉस्पिटल बनाया गया है भारत में। दुनिया का पहला पोर्टेबल, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है मैत्री। क्या नाम दिया गया है? मैत्री। और ये पूर्णतः स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी हॉस्पिटल है। इंडिया के अंदर ही इसको बनाया गया है, किसी देश की सहायता नहीं ली गई है। और इसका जो अनावरण है 2 दिसंबर 2023 को किया गया। इस हॉस्पिटल का जो अनावरण है मित्रों वो किया गया 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में। गुरुग्राम, जिसका पुराना नाम गुड़गांव था, गुरुग्राम हरियाणा में इसका इनॉग्रेशन किया गया, इसका अनावरण किया गया। बेसिकली ये बॉक्स के अंदर बंद एक हॉस्पिटल है जिसको सेटअप किया जा सकता है और इस हॉस्पिटल में 48 घंटे में 200 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो सकता है। 48 घंटे तक इमरजेंसी में लोगों को 200 बेड तक के लोगों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकती है। पूरी तरह से स्वदेशी है और प्रोजेक्ट भीष्म के तहत निर्मित किया गया है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इसका निर्माण किया गया है। तो देखिए विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसका नाम क्या रखा गया? मैत्री। पूरी तरह से स्वदेशी है। 2 दिसंबर 2023 को इसका इनॉग्रेशन किया गया गुरुग्राम हरियाणा में और इसका जो निर्माण है वो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत किया गया। 48 घंटे तक 200 बेड की सुविधा ये जो है चिकित्सकीय अस्पताल दे सकता है मैत्री। आगे बढ़ते, आपको सत्य कथन या सत्य कथनों की पहचान करनी है। विश्व में रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब विदेश से धन प्रेषण, विदेश से धन प्राप्ति। जैसे कि भारत का कोई कामगार यूएसए गया हुआ है और यूएस से वो कमा करके भारत में भेजता है, तो वो डॉलर के रूप में भारत को राशि भेजता है, उसे बोला जाता है रेमिटेंस। भारतीय कामगार खाड़ी देशों में भी बहुत संख्या में हैं और इसके साथ साथ विश्व के बहुत सारे देशों में फैले हुए, वे वहाँ कमाई करके इंडिया में भेजते हैं, उसे बोलते हैं रेमिटेंस। और इस रेमिटेंस के मामले में हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत दुनिया के पहले स्थान पर है, कई सालों से पिछले पहले स्थान पर है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है विश्व में रेमिटेंस के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है और भारत का रेमिटेंस कितना है? 125 बिलियन डॉलर, 125 यूएस डॉलर है, 125 बिलियन यूएस डॉलर है। सेकंड स्थान पर इस मामले में मैक्सिको 67 अरब यूएस डॉलर दूसरे, और चीन 50, जो सेकंड स्थान पर है वो है मैक्सिको, और थर्ड स्थान पर है जो है चाइना। इनसे दुगुने से भी ज़्यादा, दुगुना है उससे, सेकंड स्थान पर जो मैक्सिको है उससे दुगुने से भी ज़्यादा रेमिटेंस अकेला इंडिया प्राप्त कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विश्व में रेमिटेंस के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है। भारत का जो रेमिटेंस है वो पिछले साल 125 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। इस रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में मैक्सिको दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2023 में भारत की रेमिटेंस प्राप्ति में 12.3% की वृद्धि हुई। तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए जो चौथा आंसर है वो इसके अनुसार सही है। पहले स्थान पर मित्रों आपको है इंडिया, दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर चीन है। चीन और मैक्सिको दोनों के योग के बराबर अकेला इंडिया जो है रेमिटेंस विश्व में प्राप्त कर रहा है और 2023 में इसके रेमिटेंस में वृद्धि 12.3% की हुई है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया। ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो मित्रों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है और आपके लेवल है और आप इस प्रश्नों को पढ़ने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से पढ़ना, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका हाल ही में 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया, उनका नाम क्या था मित्रों? उनका नाम था फातिमा बीबी।
आपने कई बार पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन रही, तो फातिमा बीबी रही, और फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया। 1989 में वे इस पद पर नियुक्त हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन? फातिमा बीबी। इसके बाद दूसरा इनसे संबंधित फैक्ट है कि ये बाद में तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रही है। तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल भी रही है। देखिए, इस लिहाज से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि इनका हाल ही में निधन हुआ, इसलिए ये चर्चा में तो है ही है। साथ ही साथ इन्हें वर्ष 2024 में पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया मरणोपरांत। तो देखिए, वर्ष 2024 में पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण के बीच वाला पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया, और वो भी इनको पोस्ट्यूमस मरणोपरांत। तो ये एग्जाम में भी आपको प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। ये दोनों कारण हैं कि इन दोनों कारणों की वजह से फातिमा बीबी इस माह में या इस साल में चर्चा में रही है। 2024 का इनको पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला है। जिन लोगों को मिला उनमें से एक नाम फातिमा बीबी का भी है, जिनको मरणोपरांत मिला। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। बाद में ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही। 1989 में ये सर्वोच्च न्यायालय की महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई, और फातिमा बीबी जिनका 23 नवंबर 2023 को निधन हो गया। ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकने योग्य प्रश्न है। वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया था पॉल लिंच को। ये राइट आंसर है। और पॉल लिंच एक आयरिश लेखक है, आयरलैंड के रहने वाले आयरिश अंग्रेजी लेखक है, या अंग्रेजी भाषा के लेखक है, आयरिश लेखक है। और इस मामले में ये 5वें आयरिश लेखक है। इनसे पहले 4 आयरिश लेखक ये पुरस्कार जीत चुके हैं। अच्छा, इनको अपनी किस कृति के लिए ये पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था द प्रोफेट सॉन्ग। द प्रोफेट सॉन्ग इस रचना के लिए पॉल लिंच को 2023 का साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ चेतना मारू भारतीय मूल की नागरिक है, और इनका एक उपन्यास वेस्टर्न लैंड इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, लेकिन इन्हें मिला नहीं था। इसके अलावा पॉल हॉर्डिंग का भी शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, सरा बर्नस्टीन इनका भी शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। पॉल लिंच के अलावा 5 अन्य साहित्यकारों के उपन्यास भी इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, लेकिन प्रदान किसे किया गया था? पॉल लिंच को दिया गया। पॉल लिंच को 5वें आयरिश लेखक है जिनको वर्ष 2023 के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया, और इस पुरस्कार के तहत मित्रों इनको 50,000 पाउंड की राशि जो है दी जाती। कितनी राशि? पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2023 का साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया। पॉल लिंच आयरिश लेखक है, और ये 5वें आयरिश लेखक है जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी कृति प्रॉफिट सॉन्ग के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की पुस्तक वेस्टर्न लैंड भी इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, और इसके अलावा पॉल हॉर्डिंग और सरा बर्नस्टीन की पुस्तकें भी शॉर्ट लिस्टेड की गई। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि इनको प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 6 नवंबर 2023 को किसने देश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? इंपॉर्टेंट है। 6 नवंबर 2023 को किसने देश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? राइट आंसर है हीरालाल सामरिया। और हीरालाल सामरिया का जो संबंध है मित्रों आपके राजस्थान के डीग भरतपुर से है। डीग भरतपुर से हैं, और ये राजस्थान में हाल ही में आरटीआई एक्ट के तहत जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसमें सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किए गए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। इन्हें हिंदी में यदि आप कहोगे तो कहा जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। राजीव कुमार क्या है मित्रों? राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। राजीव कुमार क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हो, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सीईसी है। अरुण कुमार मिश्र नेशनल
ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इसके अध्यक्ष है, अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष है। तो ये चारों ही आपके जो दे रखे हैं उसके अनुसार मैंने आपको बताया। प्रश्न में पूछा है 6 नवंबर 2023 को किसने देश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो राइट आंसर होगा हीरालाल सामरिया। अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्र शक्ति 2023 अभ्यास में भारत के साथ किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास में भारत के साथ श्रीलंका की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। और ये जो मित्रों आपका मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास है, ये इसका 9वां संस्करण है जो 2023 में आयोजित किया गया था। ये 9वां संस्करण है। 16 से 29 नवंबर 2023 के बीच में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? 16 से 29 नवंबर के मध्य, नवंबर 2023। संस्करण कौन सा? एडिशन कौन सा? 9वां। किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका की सेना के बीच में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे शहर के औध के निकट, पुणे के एक जगह का नाम है औध, उसके निकट ये आयोजित किया गया। और ऑपरेशन का नाम क्या है मित्रों? मित्र शक्ति 2023। संस्करण कौन सा? 9वां। आयोजन कब हुआ? 16 से 29 नवंबर 2023। किस किस के बीच में? भारत श्रीलंका के बीच में। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे के औध के निकट। आपको अच्छे लग रहा है ना ये सेशन? तो आप इस सेशन को लाइक जरूर करें, मुझे कमेंट करके बताएं। जेन्युइनली मैं आपके कमेंट जानना चाहता हूँ कि जो हमारी मेहनत है वो क्या आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है या नहीं, हम आपकी कसौटी पर खरे उतर रहे हैं नहीं, ये हमें कमेंट के माध्यम से ही पता लगेगा। और यदि 1% भी आपको लग रहा है कि हमारे लिए मैटर बहुत अच्छा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने निम्न में से किन देशों को अपने ग्रे सूची से बाहर कर दिया? देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी 2 लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट में यदि किसी देश को डाल दिया जाता है तो उस पर बहुत सारे इकोनॉमिकल सैंक्शन लग जाते हैं, उस देश के साथ कई देशों का व्यापार प्रतिबंधित हो जाता है और कुल मिलाकर के उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही धराशायी हो जाती है। ग्रे लिस्ट में भी यदि किसी को रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में और टेरर फंडिंग के केसेस में भी वहां पर कुछ केसेस पाए जाते हैं, इसलिए उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। अभी किन देशों को इन ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है? जॉर्डन को भी किया है, पनामा को भी किया है, अल्बानिया को भी किया है, इन तीनों को किया है। इसके साथ साथ कैमन आइलैंड, कैमन आइलैंड जो देश है मित्रों, इसको भी इससे बाहर किया है। और इसके साथ साथ बुल्गारिया को इसमें डाल दिया गया, बुल्गारिया को इसमें रखा गया। बुल्गारिया जो देश है उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया। तो जो देश हटाए गए हैं उनमें पनामा है, उनमें जॉर्डन है, उनमें अल्बानिया है और उनमें कैमन आइलैंड है। और जिस देश को इसमें डाला है वो है बुल्गारिया। बुल्गारिया को ग्रे सूची में डाला गया और हटाया किस किस को गया? जॉर्डन, पनामा, अल्बानिया और कैमन आइलैंड। तो इस हिसाब से राइट आंसर है उपयुक्त सभी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अपनी सूची में से जिन देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है उनमें 4 देश है, जॉर्डन है, पनामा है, अल्बानिया है और कैमन आइलैंड है। यहाँ इसको टैक्स हेवन कहा जाता है क्योंकि यहाँ टैक्सेशन से संबंधित नियम बहुत ही सरल है। अगला सवाल, भारत व अन्य किस देश के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में 20 नवंबर 2023 को आयोजित की गई थी? देखिए, एक बात है 2+2, इसका मतलब है दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री, ये इस देश के प्लस इस देश के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन दोनों का मंत्रियों का इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों का दूसरा संस्करण मित्रों, दूसरा संस्करण आयोजित किया गया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, मंत्री स्तरीय वार्ता। सेकेंड संस्करण था और नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कब किया गया? 20 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इससे जस्ट पहले 10 नवंबर को, इससे जस्ट पहले मित्रों 10 नवंबर को 2023 को ये 2+2 जो मंत्री स्तरीय वार्ता है ये भी किसके साथ आयोजित की गई थी? इंडिया और USA के साथ, और ये भी न्यू दिल्ली में ही आयोजित की गई थी।
तो ध्यान रखना इसी महीने में, नवंबर महीने में ही 10 नवंबर को तो हुई इंडिया और यूएस के बीच में, और प्रश्न क्या रहा है 20 नवंबर को हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में 20 नवंबर को हुई। दूसरा संस्करण था 2+2 का मतलब क्या, दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें भाग लेते हैं, यानी इंडिया के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया है। कौन सा देश नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 95वां सदस्य देश बन गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ऐसे देशों का समूह है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है। कर्क और मकर रेखा के मध्य जो देश स्थित है उन देशों में सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम से सीधी पड़ती है, और इस कारण वहाँ की जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी पर ये देश ज़्यादा स्थापित हो सकते। भारत ने आईएसए की स्थापना की थी, किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। तो आईएसए का जो शुभारंभ है मित्रों वो 30 नवंबर 2015 को हुआ था। कब हुआ था शुभारंभ? 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति उस समय के फ्रांसिसवा ओलंद भारत यात्रा पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के सहयोग से ये चीज़ शुरू हुई थी। इसका जो अभी कुल सदस्य देश कितने हैं? तो मित्रों अभी कुल सदस्य देश जो इसका है 95 सदस्य देश, 95वां बन गया है, वो बन गया है चिली, और कुल 121 सदस्य देश इसका है। इसका जो मुख्यालय है मित्रों वो है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर है? मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो स्थित देश है 121 देश, वो इसके सदस्य बन सकते हैं। 121 में से 95 देश सदस्य बन चुके हैं। 95 देश सदस्य जो बना वो है चिली। आगे बढ़ते हैं। किसी वैश्विक कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए दुनिया के पहले एआई रोबोट का नाम क्या है? देखिए कोई भी एक कंपनी है और उस कंपनी का एक सीईओ होता है, लेकिन सीईओ इस बार आदमी नहीं रख करके एक एआई रोबोट रखा गया है, और उस एआई रोबोट का नाम रखा गया है मीका। क्या है? उस एआई रोबोट का नाम क्या रखा गया है? मीका। कौन सी कंपनी का? तो कोलंबिया की रम बनाने की, दारू बनाने की कंपनी है डिक्टाडोर। कंपनी का नाम क्या है? डिक्टाडोर। कोलंबिया की रम बनाने वाली कंपनी डिक्टाडोर, इसने अपनी कंपनी के सीईओ के रूप में मीका की नियुक्ति की। और मीका क्या है? मीका एक एआई रोबोट है। विश्व में किसी भी कंपनी के एक एआई रोबोट को सीईओ बनाने की ये पहला ही मामला है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में देश के किस राज्य में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया? तो ये उत्तर है तेलंगाना। भगवान शिव परिवार को, यानी कि भगवान शिव, उनकी पत्नी पार्वती और उनके पुत्र गजानन, इनको समर्पित ये मंदिर है तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। ये जो मंदिर है तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में मंदिर है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में ये मंदिर है और देश का पहला 3D मुद्रित मंदिर है। इन तीनों को समर्पित मंदिर है। अगला प्रश्न, भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद, KAZ, कजाकिस्तान, IND इंडिया, काजिंद, ये इन दोनों को मिलाने से बन गया काजिंद। कजाकिस्तान और भारत, इन दोनों के सेनाओं के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम रखा गया काजिंद। इसका कौन सा संस्करण ओटार कजाकिस्तान में अक्टूबर नवंबर 2023 में आयोजित किया गया? तो काजिंद का 7वां संस्करण कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने योग्य है। इन प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो किया गया है गोवा में। गोवा द्वारा इनकी पहली बार मेजबानी की गई, यानी पहली बार आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में इसकी पहली बार मेजबानी की गई। इसका मतलब ये नहीं कि ये पहले संस्करण है, ये 37वें राष्ट्रीय खेल है, पहले नहीं है। कौन से राष्ट्रीय खेल है? 37वें राष्ट्रीय खेल है, लेकिन गोवा में पहली बार हो रहे हैं। तो गोवा द्वारा इनकी पहली बार आयोजन किया गया। इनमें कुल 43 खेल शामिल थे। राजस्थान इसमें 13वें स्थान पर रहा, पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। तो देखिए हाँ, गोवा द्वारा पहली बार मेजबानी। कुल शामिल खेल कितने? कुल शामिल खेल
43 प्रथम स्थान पर जो आता है उसको भालिंदर ट्रॉफी दी जाती है और वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 200 से अधिक पदक जीते थे। राजस्थान की यदि हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो राजस्थान इसमें पदक तालिका में 13वें स्थान पर था। पदक तालिका में कौन से स्थान पे था? 13वें स्थान पर था। और राजस्थान को कुल 66 पदक मिले थे, कुल 66 पदक मिले थे। 14 स्वर्ण, 18 गोल्ड और 34 सिल्वर सहित कुल 66 पदक राजस्थान को मिले थे। और पदक तालिका में राजस्थान 13वें स्थान पर था। तो ये देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए। पहली बार गोवा द्वारा इनकी मेजबानी पहली बार की गई थी। कुल शामिल खेलों की संख्या 43 थी। सबसे ज़्यादा पदक जीते थे महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र ने ही सर्वाधिक पदक जीतने की भालिंदर ट्रॉफी अपने नाम की थी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकमात्र राज्य है जिसने 200 से ज़्यादा पदक जीते, वो भी महाराष्ट्र। राजस्थान की बात करो तो राजस्थान पदक तालिका में 13वें स्थान पर। राजस्थान ने 14 स्वर्ण जीते, 18 रजत जीते और 34 कांस्य सहित कुल 66 पदक अपने नाम किए थे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता था? तो ये खिताब किसने जीता मित्रों? ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत में आयोजित हुआ था और फाइनल में भारत जो है 6 विकेट से हार गया था। सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। तो इसका जो आयोजन है मित्रों वो भारत में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक बार जीत चुका है ये विश्व कप, सर्वाधिक बार जीत चुका है, 6 बार जीत चुका है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया था। सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। 19वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एग्जाम में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। 19वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 19वें एशियाई खेल ये कहाँ आयोजित हुए थे मित्रों? तो ये हुए थे हांगझोउ चीन में। हांगझोउ चीन में। इसके साथ साथ आप ये भी याद रख लेना, प्रथम एशियाई खेल 1951 में एंड 9th एशियाई गेम्स, 9वें एशियाई खेल 1982 में, इन दोनों का आयोजन भारत में हुआ था। इन दोनों का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ। ये पूछ रहा है आपको 19वें एशियाई खेल, तो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में हांगझोउ में हुआ था। कब से कब तक? 25 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में ये हांगझोउ चीन में आयोजित किए गए थे। इसमें सबसे ज़्यादा पदक जो है वो चीन ने जीते। भारत ने इसमें 100 से ज़्यादा पदक जीते हैं, 107 पदक जीते हैं और भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने पहली बार 100+ पदक जीते और इसका जब गेम चल रहे थे तब ये स्लोगन था कि इस बार 100 पार, इस बार 100 पार। 100वां जो पदक था वो महिला कबड्डी टीम ने दिलवाया था। 100वां पदक किस रंग का था? तो वो 100वां पदक था मित्रों स्वर्ण गोल्ड, और दिलाया किसने? महिला कबड्डी टीम ने, महिला कबड्डी टीम ने। और इस टीम की कप्तान थी रितु नेगी। कौन थी? रितु नेगी, हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की है। ये फाइनल मैंने देखा था, हिमाचल प्रदेश की है रितु नेगी। और इस रितु नेगी को वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अब इसके बाद कुल पदकों की बात कर लेते हैं। तो कुल भारत को 107 पदक मिले थे, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य। 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य और सहित कुल 107 पदक भारत को इन दो खेलों में मिले थे। इसमें से ही एक नाम दिव्य कीर्ति सिंह का भी आएगा आपके। दिव्य कीर्ति सिंह ने मिक्स जो घुड़सवारी टीम इवेंट है उसमें 41 साल बाद भारत को गोल्ड दिलाया था, उस टीम की एक सदस्य थी। प्रश्न पूछ रहा है 19वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर चीन रहा। 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इन खेलों का आयोजन हांगझोउ में किया गया था, चीन में। और पहले एशियाई खेल और 9वें एशियाई खेल ये दोनों नई दिल्ली में आयोजित किए गए 1982 में और 1951 में। पहली बार भारत ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार, एशियाई खेलों के इतिहास में भी पहली बार भारत ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है।
100वां पदक महिला कबड्डी टीम ने दिलाया था। साहित्य के क्षेत्र का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। सरस्वती सम्मान 1991 से दिया जा रहा है, तब से शुरू हुआ है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है सरस्वती सम्मान 1991 से। पिछले 10 सालों में, पिछले 4 सालों में, पिछले 4 सालों में किसी भी भाषा में बेहतरीन कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार राशि इसमें जो है मित्रों वो है 15 लाख रुपए। ये तो हो गया सारा पुरस्कार के बारे में। अब आप लोगों को बताना है कि वर्ष 2023 में ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शिवा शंकरी। और इनका जो तमिल लेखक है, तमिल लेखिका है, ये तमिल भाषा की लेखिका है और इनका उपन्यास है सूर्यवंशम। इस कृति के लिए इनको दिया गया। रामदरस मिश्र को 2022 के लिए, शरण कुमार लिम्बाले को 2021 के लिए और वासुदेव मोही को 2020 के लिए, यानी विगत 3 जो दिए हैं वो भी ये हैं। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि है और 2021 में मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, याद हो गया होगा। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आपको पता है सबसे पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अलावा शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और बाद में इकोनॉमिक्स में भी शुरू किया गया था। तो ये दिया गया है इस बार नरगिस मोहम्मदी को। किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को। ईरान की जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्त्री, मानवाधिकार कार्यकर्त्री, इनको ये जो अवार्ड है मित्रों दिया गया। और ये ईरान की दूसरी महिला है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे एलिस बियालियात्स्की और मेमोरियल एक एनजीओ है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है। इनको 2022 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया। 2023 का यदि आपको पूछे तो ईरान की जो है नरगिस मोहम्मदी, इनको ये पुरस्कार दिया गया। नरगिस मोहम्मदी ईरान की जेल में बंद एक मानवाधिकार कार्यकर्त्री है और दूसरी ईरानी महिला है जिनको यह पुरस्कार दिया गया। प्रथम 2003 में शिरीन इबादी को यह पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले 2003 में शिरीन इबादी को ये जो पुरस्कार दिया गया, ये ईरान की पहली महिला कार्यकर्त्री थी जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एलिस बियालियात्स्की मेमोरियल, ये मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये दोनों एनजीओ है और इनके साथ साथ ये जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है इनको वर्ष 2022 का, पिछले साल का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला जो प्रश्न था मित्रों वो था शांति का नोबेल पुरस्कार और ये जो पुरस्कार है ये है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो ये जो लुईस ग्लुक, अब्दुल रज़ाक गुरना, एनी एर्नॉक्स और जॉन फोसे, इसमें राइट आंसर क्या है? जॉन फोसे। जॉन फोसे नॉर्वे के रहने वाले लेखक है, नॉर्वेजियन लेखक है। एनिस इनको 2023 का दिया गया है। एनी एर्नॉक्स फ्रांस की दूसरी लेखिका है, फ्रांस की लेखिका जिनको पिछले साल 2022 में दिया गया था। अब्दुल रज़ाक गुरना को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लुईस ग्लुक को 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र का। देखिए आपके लिए मैं कितनी मेहनत करके मित्रों लेकर के कंटेंट आ रहा हूँ। आप लोग इसको लाइक जरूर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। और हाँ, ये सब पूरा का पूरा 4K पैनल की PDF आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में, वहाँ अवेलेबल करवा दूंगा। एग्जाम से पहले इस वीडियो को हर विद्यार्थी देख करके जाना चाहिए, ये आपकी कर्तव्य है और आपका ये ड्यूटी है। तो लुईस ग्लिक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में, अब्दुल रज़ाक गुरना को 2021 में, एनी एर्नॉक्स फ्रांस की लेखिका जिनको पिछले साल 2022 में, और जॉन फोसे नॉर्वे के लेखक है, इनको 2023 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई थी? तो देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक एनजीओ है और इसके अलावा वेल्ट हंगर हेल्प ये एक एनजीओ है। दो एनजीओ है, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है
एक जो आपका एनजीओ है वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरा है वेल्ट हंगर हेल्प। कौन सा है? वेल्ट हंगर हेल्प। ये दोनों एनजीओ जारी करते हैं वेल्ट हंगर हेल्प। इन दोनों एनजीओ द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें इंडिया को जो रैंकिंग दी गई थी 111वीं रैंकिंग दी गई थी, और इंडिया की ओर से इस रैंकिंग को रिजेक्ट कर दिया गया था कि हाँ, हम इस रैंकिंग को नहीं मानते हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 तैयार किया गया था, इसमें मित्रों भारत को 111वीं रैंक दी गई थी। पिछले साल की बात करें 2022 में, तो 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। इसमें इस बार कुल 125 देश शामिल थे, जिसमें से 111वें स्थान पर शामिल इंडिया को रखा गया। कुल 125 देशों को शामिल किया गया, और 125 देशों में से भारत 111वें स्थान पर रखा गया। भारत सरकार की ओर से इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया था। शीर्ष स्थान पर इस बार 20 देशों को रखा गया है। तो देखिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जारी इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया को 111वां स्थान दिया गया कुल 125 देशों में से। पिछले साल की बात कर ले, यानी 2022 की बात कर ले मित्रों, तो 2022 में इंडिया 107वें स्थान पर था। और फिर इस रिपोर्ट में और स्थिति बदतर आती है, 107वें से फिसल करके 111वें। 107वां जो रैंक था वो मित्रों 2022 में था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। छात्र छात्राओं को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत एक विशिष्ट आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, और उसका नाम क्या होगा? तो मित्रों उसका नाम होगा अपार। क्या नाम होगा? APAAR। उसका नाम क्या होगा? अपार। और इस नाम से एक बच्चा स्टूडेंट जब स्कूल में एडमिशन लेगा तब उसे ये आईडी दी जाएगी, और उसके बाद से लेकर के जब वो कॉलेज से पास आउट होगा, यानी उसकी पूरी शिक्षा समाप्त होगी, तब तक उसकी एक आईडी चलती रहेगी। APAAR। ए यानी कि ऑटोमेटेड, पी यानी कि परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। APAAR। इसमें देखिए एकेडमिक परमानेंट ऑटोमेटेड एकेडमिक परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री। ए से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इस नाम से, अपार नाम से उस स्टूडेंट की जो आईडी बनेगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थापित किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और किसके नाम से स्थापित किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इसको जो है स्थापित किया गया 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती के अवसर पर। इसका जो उद्घाटन है मित्रों वो किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया। कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किसके नाम से? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने स्वदेश निर्मित विक्रम आई रॉकेट का अनावरण कब किया गया? देखिए, ये दूसरा रॉकेट है। जो पहला रॉकेट था स्काई रूट का, प्रथम रॉकेट था, उसका नाम था विक्रम एस। प्रथम रॉकेट का नाम क्या था? विक्रम एस। अब इसका अनावरण कब किया गया? देखिए, स्टार्टअप है अंतरिक्ष के क्षेत्र का स्काई रूट एरोस्पेस, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम रखा गया विक्रम 1। विक्रम 1 स्काई रूट का दूसरा रॉकेट है। प्रथम जो था विक्रम एस था, जिसे 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। कब? 18 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया गया। प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अनावरण कब किया गया था? राइट आंसर है 24 अक्टूबर 2023 को जो है इसका अनावरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? बहुत अच्छा सवाल है मित्रों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। गणित के क्षेत्र का जो यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? शस्त्र रामानुजन से प्रेरित होकर के गणित के क्षेत्र में योगदान देने वाले 32 वर्ष से कम आयु के
गणितज्ञों को यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2005 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो देखिए, रामानुजन से प्रेरित होकर के यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। कब? वर्ष 2005 में। 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसमें $10,000 की इनामी राशि प्रदान की जाती। 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया रुइक्यांग झांग को, और यकिंग तांग को वर्ष 2022 का यही पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो प्रश्न का सही आंसर है रुइक्यांग झांग। 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। 2022 का युकिंग तांग को प्रदान किया गया। इन दोनों की उम्र 32 साल से कम थी जब इनको यह अवार्ड मिला है। भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर 2023 को किस क्रमांक का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? यानी कौन सा G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? 17वां, 18वां, 19वां, 20वां? तो कौन सा था? 18वां था। कब आयोजित किया गया ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? यह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया था। 43वां संस्करण कौन सा है मित्रों? 43वां। क्योंकि इस सेशन में मैंने आपके लिए राजस्थान के करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया, ये केवल और केवल इंडिया और वर्ल्ड के, जिसमें आपको सारे स्पोर्ट्स पुरस्कार सब कुछ जो अवार्ड है वो इसमें मिलेंगे। अगला सवाल है, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? ये आपको देखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों में से शामिल जो कुल देश थे उसमें 132 देश थे और इंडिया इसमें 40वें स्थान पर है। 2015 में इंडिया इसमें 81वें स्थान पर था। 81वें स्थान पर कब था? 2015 में था। अभी कौन से स्थान पे है? अभी है इंडिया 40वें स्थान पे। WIPO द्वारा ये जारी किया जाता है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO द्वारा यह जारी किया जाता है। 2015 में भारत 81वें स्थान पे था। अब 2023 में इंडिया आकर के 40वें स्थान पर हो गया है। भारत ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और इसके साथ साथ साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की गई थी। इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है और इसमें मित्रों जो आपके है 3 लाख तक की जो है इसमें जो लोन दिया जाएगा वो 5% पर दिया जाएगा। प्रश्न के ऑप्शन है 17 सितंबर, 17 अक्टूबर, 17 नवंबर और 17 दिसंबर। तो तारीख तो आपकी 17 फिक्स है, आपको डेट देखनी है। डेट 17 फिक्स है, महीना 17 सितंबर को। तो देखिए क्या प्रावधान है। घोषणा कब की गई थी? घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2023 को, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। 5% पर लोन दिया जाएगा। पहले 1 लाख दिया जाएगा, फिर 2 लाख दिया जाएगा दूसरी किस्त के रूप में। ये तो दी जाएगी पहली किस्त और ये दी जाएगी दूसरी किस्त। कुल 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी आपको प्रशिक्षण के दौरान भी रुपये 15,000 इक्विपमेंट खरीदने में भी दिया जाएगा और ये लोन दिया जाएगा 5% पर। इसमें 18 व्यावसायिक कौशलों को शामिल किया जा गया है और इसका जो है घोषणा 15 अगस्त को हुई और ये योजना लॉन्च की गई थी मित्रों आपके 17 सितंबर 2023 को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस नाम से मिशन लॉन्च किया है? आप सभी को पता है आदित्य L1 नाम से मिशन लॉन्च किया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए। चंद्रयान 3 मित्रों 23 अगस्त को सूर्य के चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था
और 23 अगस्त को फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाना शुरू कर दिया गया। तो आपको आदित्य L1 जो मिशन है वो PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। किससे? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 से यह लॉन्च किया गया था। और जो L1 बिंदु है वहां पर पहुंचने में इसको 4 महीने का समय लगेगा। सूर्य के बाहरी परत का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन है जो लॉन्च किया गया था। आपको ये सेशन मित्रों कैसा लग रहा है? आप मज़े ले रहे हैं? आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की भी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की। 1969 में इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। देविका रानी प्रथम इसकी विजेता थी इन 1969 में। और सिनेमा जगत का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। सिने जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सिनेमा जगत का ये मित्रों सर्वोच्च पुरस्कार है। और वर्ष 2023 का ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया है वहीदा रहमान को। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को। आशा पारेख को वर्ष 2022 में दिया गया है। रजनीकांत को वर्ष 2021 में दिया गया है। और पहला पुरस्कार देवकी रानी को दिया गया। सही कथनों की आपको पहचान करनी है इसमें से। देखिए, कथन पढ़ते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 की घोषणा 31 अगस्त 2023 को की गई थी। रमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इस रमन पुरस्कार को मित्रों एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। इस बार यानी कि वर्ष 2023 का यह पुरस्कार डॉक्टर रवि कन्नन सहित 4 एशियाई लोगों को दिया गया। डॉक्टर रवि कन्नन भारत के असम में एक कैंसर सर्जन हैं। कैंसर सर्जन है और जिनको ये अवार्ड मित्रों दिया गया है। इनके साथ साथ 4 एशियाई लोगों को दिया गया। ये दोनों कथन सही है। आचार्य विनोबा भावे रमन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ये तीनों कथन सही है, इसलिए राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा सितंबर 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए भारतीय स्थल कौन कौन से? शांति निकेतन, होयसल मंदिर दोनों हैं। शांति निकेतन आपके पश्चिमी बंगाल में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो भूमि है उनके द्वारा स्थापित है। होयसल मंदिर आपके कर्नाटक में। और इन दोनों के शामिल करने से आपका राइट आंसर हो गया C, A व B दोनों, ये राइट आंसर हो गया। इन दोनों के बाद भारत के कुल 42 स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं, उनको वहां पर स्थान मिला है। अगला प्रश्न। चंद्रयान 3 मिशन की प्रमुख सदस्य रही वह वैज्ञानिक जिनका 2 सितंबर 2023 को निधन हो गया था। अपने इसमें जो देखा था काउंटडाउन 3, 2, 1 ये जो देखा था, ये करने वाले वैज्ञानिक थी एल वनारमथी जिनका निधन हो गया था। और एल वनारमथी प्रथम महिला वैज्ञानिक थी जिनको अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। अब्दुल कलाम विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। वो पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड प्रदान पाने वाली या अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला थी एन वनारमथी, जिनका हृदय गति रुक जाने की वजह से 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। किस भारतीय वैज्ञानिक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले इसका राइट आंसर दे देता हूं डॉक्टर स्वाति नायक को। जो डॉक्टर स्वाति नायक है उनको ये जो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड जो मित्रों है वो इस बार का दिया गया है। इस समय आप अपनी तैयारी के लास्ट चरण में हैं और आपको एग्जाम में जाने से पहले इन सब बातों को अच्छे से देख करके आपको जाना होगा। नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में 40 साल से कम आयु के जो असाधारण वैज्ञानिक हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में जो हमने देखा था मित्रों वो 32 साल का था शास्त्री रामानुजन अवार्ड। ये नॉर्मन बोरलॉग है, ये 40 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिनका कृषि और खाद्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा हो या उनका अभूतपूर्व योगदान रहा हो। इससे पहले 2012 में आप देख रहे हो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है अदिति मुखर्जी को, 2012 में ये अवार्ड दिया गया। और महालिंगम गोविंदराज को 2022 में ये अवार्ड मिला था। उसके बाद डॉक्टर स्वाति नायक को यह अवार्ड 2023 में मिला है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान इसके निदेशक भी ये है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के संदर्भ में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
कब मनाए जाने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट सवाल। 22 सितंबर, 23 सितंबर। मैंने अभी आपको इस प्रश्न के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 का लैंडर, है ना, वो जो है वो लैंड किया था और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत ये प्रथम देश बन गया और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला इंडिया विश्व का चौथा देश बन गया था। उसी की याद में ये सब घटनाक्रम जो हुआ था शाम के 6:04 पे हुआ था और 23 अगस्त को उसके बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की हमने घोषणा की है। 23 अगस्त 2023 को मित्रों चंद्रयान 3 से जो लैंडर विक्रम है उसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश था, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला भारत विश्व का पहला देश था। और इसी 23 अगस्त को याद रखने के लिए हमने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाना शुरू किया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आगे बढ़ते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया था? तो ये था दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया, जोहान्सबर्ग। अब देखिए ब्रिक्स के नाम से इसमें ब्रिक्स के विस्तार की बात की गई है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा 6 अन्य देशों को इसमें शामिल किए जाने की भी बात की गई। तो जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है मित्रों वो अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। 6 नए देश सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथियोपिया, अर्जेंटीना और यूएई को शामिल करने की भी बात की गई है। ईरान, मिस्र, यूएई, इथियोपिया, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। हालांकि बाद में अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन ये जो 6 देश आप देख रहे हैं इनको इसमें शामिल करने की बात रखी गई, क्योंकि अर्जेंटीना में जो नेता चुन करके आए नए राष्ट्रपति वो ब्रिक्स में शामिल होना नहीं चाहते। ये जो सम्मेलन है मित्रों ये अगस्त में 2023 में आयोजित किया गया था, ब्रिक्स का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका वाला। पीएम विश्वकर्मा योजना में कुल कितने प्रकार के व्यवसायों को शामिल किया गया? अभी हमने देखा कुल 18 प्रकार के व्यवसायों को शामिल किया गया है। बढ़ई, धोबी, कुम्हार, नाची, मोची, नाई, ये सब चीज़ों को इसमें इस व्यवसाय में शामिल किया गया, बोट निर्माता सबको। 18 अगस्त 2023 को भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? 3D प्रिंटेड मंदिर का तो हमने पहले देखा था, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है तो पोस्ट ऑफिस खोला गया था बेंगलुरु में। कहाँ खोला गया? बेंगलुरु में। वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मित्रों। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों की जोड़ी को प्रदान किया गया था। ये राइट आंसर है। 1991 में स्थापित किया गया ये पुरस्कार। जब स्थापित किया गया था तब ये राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। 6 अगस्त 2021 को इसका नामकरण मेजर ध्यानचंद के नाम से कर दिया। पिछले 4 सालों में खेल में विशिष्ट उपलब्धि वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार में राशि 25 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। इस बार सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की बैडमिंटन की जोड़ी, इन दोनों का संबंध किससे है? खेल से। बैडमिंटन की युगल जोड़ी है मित्रों, बैडमिंटन पुरुष युगल में इन दोनों की जोड़ी को यह दिया गया। पिछले साल की बात कर लें 2022 की, तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी अचंता शरत कमल को यह अवार्ड दिया गया था। प्रथम की बात कर लें कि पहला किसको दिया गया था, तो प्रथम 1991 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। शतरंज के ग्रैंड बादशाह विश्वनाथन आनंद को, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? बहुत बेहतरीन सवाल। 1961 में स्थापित किया गया था ये मित्रों। कब स्थापित किया गया था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्थापित किया गया था। खिलाड़ियों को उनके पिछले 4 सालों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इस बार 26 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। इन 26 में से राजस्थान की आपके मित्रों दिव्य कृति सिंह इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों का नाम मुझे याद है। पवन सहरावत, भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान। रितु नेगी, महिला कबड्डी टीम के कप्तान। इसके अलावा अनाहत सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी। इसके अलावा मित्रों आपके ओजस प्रवीण देवताले, आर्चर। इसके अलावा क्रिकेट के बहुत बेताज बादशाह फर्स्ट बॉलर मोहम्मद शामी, पैरा एथलीट शीतल देवी।
इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। इनके अलावा 26 इनके सहित 26 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। सही कथन, सही कथनों का चयन कीजिएगा। भाला फेंक खिलाड़ी पैरा भाला फेंक है। सुमित अंतिल को पुरुष वर्ग में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को महिला वर्ग में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार दिया गया, यह भी सही है। प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना को सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार दिया गया, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी यानी कि सब कथन आपके जो दिए गए हैं वो सारे के सारे सही है। और ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। वैसे तो मैंने आपके लिए सारे के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसी नज़र से बनाए हैं, फिर भी आपको ये सवाल एग्जाम में ये सवाल है जो पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले ही दिव्यांगों से संबंधित खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। किस किस को मिला? सुमित अंतिल पुरुष वर्ग में और शीतल देवी को महिला वर्ग में। 19 दिसंबर 2023 को दुबई में संपन्न आईपीएल 2024 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी के रूप में मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है, उनको कितनी राशि में खरीदा? 24.75 करोड़ में। किसने खरीदा? केकेआर ने। किसको खरीदा? मिचेल स्टार्क को खरीदा। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज है, इनको खरीदा। कितनी राशि में? 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। और ये जो राशि है मित्रों, ये आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। यहां से भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? मिचेल स्टार्क। आगे बढ़ते हैं। सही कथन, सही कथनों का चयन कीजिएगा। ये बहुत मस्त सवाल है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया। इस प्रश्न की एक एक लाइन में से एक एक सवाल बन सकता है, इसलिए मैं आपको इसको सवाल को कथनों के हिसाब से लेके आ गया, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद रह सके। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन मित्रों नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर 2023 को किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका पहला संस्करण कहाँ पर? न्यू दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया, बिल्कुल सही बात है। इन खेलों में कुल 7 खेलों को शामिल किया गया, ये भी बिल्कुल सही 7 है। 7 स्पोर्ट्स जो थे इसमें शामिल थे। हरियाणा 105 पदक लेकर के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आया, ये भी सही बात है। और जब तीनों ही कथन सही है तो ऑप्शन चौथा उपयुक्त सी, उपयुक्त सभी जो डी में दे रखा है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, केंद्र सरकार की ये योजना है। अमृत भारत जो स्टेशन है वो केंद्र सरकार की योजना है। 6 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। 24,470 करोड़ रुपए इसका जो बजट है। देखिए, पूरी तरह से ये योजना केंद्र सरकार की है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। 24,470 करोड़ रुपए इसका बजट है, करोड़ रुपए इसका बजट है। और इसे 6 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। 6 अगस्त 2023 को यह योजना लॉन्च हुई थी। इसमें कुल जो है आपके 5 रेलवे स्टेशन, 508 रेलवे स्टेशन शामिल है। पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। इसमें से सर्वाधिक जो रेलवे स्टेशन है वो यूपी और राजस्थान से है। दोनों से 55-55 है, यूपी से भी 55 है और राजस्थान से भी 55 है, इसमें शामिल है। प्रश्न वापस पढ़ते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया? तो 508 रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया। 55 आपके राजस्थान से भी है, 55 आपके यूपी से भी है और ये सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले मित्रों आपके 41वें व्यक्ति है। कौन से व्यक्ति है? 41वें व्यक्ति है ये पुरस्कार पाने वाले। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1983 में ये पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया। और ये जो नरेंद्र मोदी को 1 लाख राशि मिली, ये इन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भेंट कर दी। यानी इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1983 में यह पुरस्कार स्थापित हुआ। किसके द्वारा? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 41वें व्यक्ति है और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, प्रणब मुखर्जी, इनको यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। और ये जो 1 लाख रुपए की राशि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भेंट कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, कुल कितने पदक जीते? तो इसका राइट आंसर दे देता हूँ, एक पदक जीता, वो एक ही गोल्ड आया, और वो एक गोल्ड आया नीरज चोपड़ा द्वारा। किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा द्वारा। एथलेटिक्स का था। इसका ये जो संस्करण था मित्रों, ये 19वां था, और इसका जो आयोजन है वो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। कहाँ पर किया गया? बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया। 29 सर्वाधिक पदक लेकर के यूएसए इसमें पहले स्थान पर रहा था। तो देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने एक पदक जीता, और वो भी गोल्ड था, वो भी नीरज चोपड़ा का। और वो किस स्पर्धा में आया? जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में आया था। और इसमें जो मित्रों आपका जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 19वां संस्करण आयोजित किया गया था बुडापेस्ट हंगरी में, एक गोल्ड मेडल आया था। सबसे ज़्यादा 29 मेडल आए थे यूएसए, और यूएसए इसमें टॉप पर रहा था। अगला प्रश्न है, क्वाड देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास मलाबार 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चीन की बढ़ती शक्तियों को रोकने के लिए जो देश है, आपस में 4 देश एक साथ हुए, 4 देश अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन देशों का मलाबार जो संयुक्त अभ्यास है वो इस बार मित्रों आयोजित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो ये एग्जाम के लिहाज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सवालों को आप जरूर पढ़ के जाना, आपको ये सवाल एग्जाम में मिल जाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया? सूरत, इंदौर, नवी मुंबई, ए व बी दोनों? तो ए व बी दोनों। स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित आपको यदि पूरी जानकारी रखनी है तो इस चैनल पर एक वीडियो मैंने जब ये अवार्ड मिले तब लेके आया था, राजस्थान भी उसमें शामिल है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर जाकर के देखना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पद्म पुरस्कारों से संबंधित आप अपने एग्जाम में जरूर पढ़ के जाना। किन किन को ये मिला है? 5। तो इन 5 में से एक दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। सुलभ शौचालय का आप देख रहे हो, उनको दिया गया है मरणोपरांत। एक दिया गया है वैजयंती माला को, जहां तक मुझे जितना याद है मैं आपको 5 के नाम बताने की कोशिश करूंगा। एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। इसके अलावा आप मित्रों ये भी देख करके जाना कि जो 2 भारत रत्न दिए गए, एक बिहार के कर्पूरी ठाकुर को और एक हाल ही में अपने बीजेपी के पूर्व अच्छे बहुत बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी दिए जाने की घोषणा की है। इनके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम और के चिरंजीवी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। के चिरंजीवी और पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस साल पद्म विभूषण दिया गया है। पद्मश्री 2024 में राजस्थान की कुल कितनी हस्तियों को शामिल किया गया है? यानी राजस्थान की कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो ये दिया गया है 4 हस्तियों को दिया गया है। एक मुझे नाम याद आ रहा है, जानकी लाल भांड, बहुरूपिया कलाकार है, भीलवाड़ा के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? जानकी लाल भांड, भीलवाड़ा के रहने वाला, बहुरूपिया। दूसरे हैं माया टंडन, जेके लोन हॉस्पिटल के अधीक्षक है और सड़क सुरक्षा में काम करती है, माया टंडन। तो इनका कला से संबंधित है, बहुरूपिया। माया टंडन जेके लोन हॉस्पिटल की पूर्व अधीक्षक है और सड़क सुरक्षा से संबंधित ये काम करती है। इसके अलावा बीकानेर के रहने वाले दोनों भाई जिनका नाम है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। क्या नाम है? अली मोहम्मद, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। मांड गायकी से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है, मांड गायकी से संबंधित इनको ये अवार्ड मिला है। और चौथे में ये दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, तो ये अवार्ड एक में ही जाएगा। जानकीलाल भांड 1, माया टंडन 2, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये 3, और लक्ष्मण भट्ट तेलंग, प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ध्रुपद से संबंधित इनका संबंध है। तो मित्रों ये थे आपके हमारी ओर से आपको दिए गए 50 प्रश्न, और बहुत बेहतरीन 50 प्रश्नों का समावेश मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करना है आपको, सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो जाना चाहिए। कमेंट करके मुझे बताएं कि एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर आएंगे। कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी 4K पैनल की PDF भी मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जिस सेशन में आए थे आपके अभी जो एग्जाम हुए उसमें करंट अफेयर के सवाल, उन सब की समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।